चलो शुरू करते हैं अपने पाइथन के रिजर्व कीवर्ड्स के बारे में। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट का उद्देश्य है कि आपको जो कोड है जीपीटी से मिल जाता है, क्योंकि आज के टाइम में आपको बहुत सारा कोड खुद लिखना नहीं पड़ता, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उस कोड में क्या है और किस बारे में बात कर रहा है, हमको कोड को कैसे समझना है और अगर जरूरत पड़े तो हम उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं पाइथन के जो रिजर्व कीवर्ड होते हैं उनका मतलब क्या होता है और उनको यूज कैसे करते हैं। राइट, चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात, रिजर्व कीवर्ड क्या होता है। पाइथन लैंग्वेज में खुद के कुछ ऐसे कीवर्ड रिजर्व हैं जिनको उसको पहले से ही कुछ अलग काम करने के लिए डिफाइन किया गया है। अब हम उन कीवर्ड्स का यूज करके कोई भी आइडेंटिफायर को नहीं बना सकते। मतलब कि हम अपने वेरिएबल्स का नाम नहीं रख सकते, हम अपने क्लास का नाम नहीं रख सकते, हम अपने ऑब्जेक्ट्स का नाम नहीं रख सकते, एलियास का नाम नहीं रख सकते। मतलब कि हम जो भी डिफाइन कर रहे हैं वो उन रिजर्व कीवर्ड के नाम पर नहीं होना चाहिए। अब रिजर्व कीवर्ड कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहले फॉल्स। अब ये बहुत सारे रिजर्व कीवर्ड हैं जो टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, बट कॉमन जो कीवर्ड्स हैं जो बहुत कम बदलते हैं हम उनको देखने वाले हैं और वो वेरी नहीं होते। तो मैं ये जो अभी मैं आपको एक कोलैब शेयर करूंगा, आप उसको जाके खुद भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेम फाइल पे। राइट, तो सबसे पहले फॉल्स। तो ये फॉल्स, जब आप बुलियन अलजेब्रा में जाते हैं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0 होता है। तो ये एक बुलियन डेटा टाइप को या फिर एक कंडीशन की सिचुएशन को भी डिफाइन करता है। कैसे, चलो देखते हैं। तो देखो, मैंने एक वेरिएबल f इज इक्वल टू फॉल्स और t इज इक्वल टू ट्रू, तो दो बुलियन डेटा टाइप होते हैं, ट्रू और फॉल्स। अब मैं अगर इनको बुलियन अलजेब्रा में बात करूं तो ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0 होता है। जरा देखो, अगर मैं इनको प्रिंट करूं, मतलब कि मैं अगर इसको प्रिंट करूं कि t इज इक्वल टू और f इज इक्वल टू क्या है हमारे वेरिएबल के जो स्टोर हुआ है, तो मैं इस वाले को कमेंट करता हूं और इस वाले को प्रिंट करके देखता हूं। तो प्रिंट करने के लिए आपको शिफ्ट प्लस एंटर दबाना होगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो t की जगह ट्रू और f की जगह फॉल्स प्रिंट हो गया है। अब अगर t की वैल्यू मतलब ट्रू की वैल्यू 1 है और फॉल्स की मतलब 0 है, तो आप इनको ऐड भी कर सकते हैं। और अगर ऐड कर सकते हैं, ट्रू का मतलब 1 1 1 प्लस 0, तो हमको क्या मिलना चाहिए, 3। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं। बिल्कुल। तो इसका मतलब है ये जो डेटा टाइप्स है इनको ट्रू और फॉल्स को ऐड भी किया जा सकता है, बट मोर स्पेसिफिकली ये एक कंडीशंस को या फिर एक सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। आगे बात करें एंड और दो टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता है बेसिक बुलियन से, लेकिन हम लोग इसको देख लेते हैं। तो एंड और का कोड लिखा था मैंने, एक सेकेंड, मैं दोबारा से नहीं लिखना चाह रहा। हाँ, ये रहा। देखो, तो एंड का मतलब क्या होता है कि जब दोनों कंडीशन किसी भी स्टेटमेंट में, जब दोनों कंडीशन मतलब f इज इक्वल टू फॉल्स, ये हमने डिफाइन किया है ऊपर कि f इज इक्वल टू क्या है, फॉल्स है, एंड 1 इक्वल टू 1, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही ये स्टेटमेंट खुद में ट्रू रिटर्न करेगा। सिंपल सा लॉजिकल ऑपरेटर। और का मतलब है इनमें से कोई एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और इफ के अंदर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ही इफ के अंदर का ये जो पार्ट है ना, ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए f इक्वल टू फॉल्स है और 1 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 है, मैं यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 2 कर दूं तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो चुकी है और ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पर हमको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। देखो, नहीं हो रहा है ना, जो हमने लिख रखा था ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं 1 इज इक्वल टू 1 कर दूं तो अब ये भी कंडीशन ट्रू और ये भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर ये वाला एक पार्ट एग्जीक्यूट कर जाएगा। सेम और ऑपरेटर के लिए क्या है, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो अभी देखो 1 इक्वल टू ट्रू, ये फॉल्स रिटर्न करेगा और f इज इक्वल टू फॉल्स ट्रू करेगा, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। राइट, मैं अगर दोनों को ही ट्रू कर दूं, मतलब इसको भी 1 इक्वल टू 1 कर दूं तो भी ये एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर दोनों को ही मैं अलग कर दूं, दोनों को ही गलत कर दूं, तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। राइट, एज डिफाइन होता है एक एलियास को
प्रेजेंट करने के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए आपने अपने कभी भी इंपोर्ट numpy एज एनपी किया होगा, तो जब हम किसी भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं तो उसका एक एलियास बना लेते हैं। उससे फायदा क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने इंपोर्ट numpy एज एनपी किया है, तो अब जब भी मुझे numpy को यूज करना होगा तो मैं क्या करूंगा, np डॉट एरे करूंगा, हर बार numpy डॉट एरे नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जब बड़ी लाइब्रेरीज होती है जैसे मैटप्लॉटलिब, तो अब पूरा सा मैटप्लॉटलिब लिखने की जगह मैं लिख दूंगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज एमएलपी या जो कुछ भी करके एलियास उसका बना देंगे, तो हमें बस उतना सा ही वर्ड लिखना पड़ेगा। तो ये जो नाम दिया है ना इस लाइब्रेरी को हमने इंपोर्ट किया है, इसको एलियास बोलते हैं, राइट। अगेन एलियास भी क्या हो सकता है, कोई भी रिजर्व कीवर्ड ना हो, फिर हम कोई भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एरे 1 2 3 4 एक एरे रिटर्न कर देगा। रिजल्ट कीवर्ड का यूज डिबगिंग प्रोसेस के लिए होता है, फिलहाल के लिए हम उसको स्किप कर रहे हैं। जब आप, क्योंकि अगर आप अभी भी कोई भी कोड लिखेंगे कुछ मिस्टेक होती है तो आप उसको दोबारा लिख सकते हैं। डिबगिंग प्रोसेस कब यूज होती है, जब कोड बहुत लंबे हैं, उसको दोबारा क्यों ही लिखेंगे, तो हम उसमें प्रॉब्लम को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर एरर आ रही है, तो उसके लिए डिबगिंग प्रोसेस यूज होती है। असिंक का मतलब एक असिंक्रोनस फंक्शन, एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन होता है पाइथन में, जिसका यूज थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए हो सकता है, हम उसको अभी कवर करने वाले नहीं है, राइट। अबेट सेम असिंक्रोनस फंक्शन के अंदर यूज होता है, उस पार्ट को अबेट मतलब कि स्लीप पे डालने के लिए या फिर थोड़ा सा वेट करने के लिए। बेसिकली एसिंक्रोनस फंक्शन का मतलब है ये बोलता है कि जब तक कि आगे के सारे टास्क कंप्लीट ना हो जाए तब तक इसको होल्ड पे रखो। इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ब्रेक स्टेटमेंट आता है। ब्रेक सिंपल लॉजिक, ब्रेक का मतलब तोड़ना। तो जब भी हमको किसी लूप का एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करना होता है तो हम उसको ब्रेक कर देते हैं। अब ब्रेक और कंटिन्यू दो टाइप के स्टेटमेंट, दोनों कीवर्ड्स होते हैं, दोनों के एक साथ देख लेते हैं। तो फॉर आई इन रेंज मतलब कि 1 से लेके 10 तक ये लूप जाएगा, 0 से लेके 9 तक जाएगा। उसके बाद इफ आई इज इक्वल टू 6, अगर आई इज इक्वल टू 6 हुआ तो प्रिंट आई करके इसको सिंपल, अगर मैं इस पार्ट को एग्जीक्यूट करूं तो देखो क्या होगा। ये 1 से लेके 10 तक मतलब कि 0 से लेके 9 तक एग्जीक्यूट होगा और हर बार के लिए आई यहाँ पर प्रिंट करेगा। लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 6 प्रिंट हो जाएगा, एक्स्ट्रा 6 प्रिंट हो जाएगा। तो हमको क्या मिलने वाला है, 0 से लेके 9 तक नंबर मिलेंगे, उसमें 6 रिपीट होगा। ठीक है, तो इसको मैं ट्राई करूंगा। तो ये क्या दे रहा है, 0 से लेके 9 तक नंबर और यहाँ पर 6 हमारा रिपीट हो रहा है, राइट। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसा करो, जैसे ही हमें आई इक्वल टू 6 मिले ब्रेक कर दो, आगे जाना ही नहीं है, मतलब 6 के आगे आपको आज जाना ही नहीं है। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या होगा, 0 से लेके 5 तक नंबर मिलेगा और जैसे ही ये आई की वैल्यू 6 होगी तो ये 6 को प्रिंट करके ब्रेक कर देगा। तो हमको 6 एक बार मिलेगा और ये प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो 0 से लेके 6 तक गया और ये प्रिंट हो गया। अब कंटिन्यू की बात करते हैं। तो कंटिन्यू को अगर मैं इसको अगर प्रिंट करूं तो ये सेम है 1 से लेके 10 तक, मतलब कि 0 से लेके 9 तक जाने वाला है। और जैसे ही आई इज इक्वल टू 6 होगा तो ये कंटिन्यू कर देगा, मतलब कि इस वाले पार्ट में कुछ आगे का जो भी एग्जीक्यूशन है उसको करना ही नहीं है, लूप को वापस 7 पर ले जाओ, राइट। तो यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है, आई इज इक्वल टू जैसे ही 6 होगा तो 6 वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब 6 नहीं मिलने वाला, 6 के बाद हेलो नहीं मिलने वाला है। ट्राई करके देखते हैं। तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर 0 के लिए हेलो, 1 के लिए हेलो, 2 के लिए हेलो, 3 के लिए हेलो, 4 5, लेकिन जैसे ही 6 आया तो उसने कंटिन्यू कर दिया, मतलब कि आगे के पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना है, सीधा 7 पे ले जाओ, राइट। तो ये कंटिन्यू और ब्रेक दो स्टेटमेंट थे। आगे क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए यूज होता है। हम अपने स्पेसिफिक डेटा टाइप्स या फिर क्लास को बनाते हैं, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम कोड करते हैं तो क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज होता है। कंटिन्यू हम लोग देख चुके हैं, किसी भी पार्ट को स्किप करने के लिए कंटिन्यू का यूज होता है। डेफ, किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा, देखो, हाँ, ये डेफ कीवर्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो एक फू करके हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अगेन फंक्शन का नाम डिफाइन करने के लिए शर्त क्या है, वो रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी यूज डाल सकते हैं, कुछ भी नाम हम उसका दे सकते हैं, बस वो रिजर्व कीवर्ड नहीं हो, नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करे, मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर और नंबर से स्टार्ट ना हो, राइट। वेरिएबल्स लाइक, उसके बाद मैंने एक फंक्शन को डिफाइन किया फू, और ये क्या कर रहा है, रिटर्न 5 को रिटर्न करेगा। तो जब मैं फू इसको कॉल करूंगा फंक्शन को, एक सेकंड में आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, कमेंट करने के लिए आपको हैश लगाना होता है आगे। अब मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या एक्सेप्ट करते हैं, आपको क्या मिलना चाहिए, चलो ठीक है इसको भी हटा देते हैं।
ये प्रिंट हेलो वर्ड करेगा और 5 रिटर्न कर देगा। मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा हमें आउटपुट पे कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन है। हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ये सिर्फ डेफिनेशन दी है, उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमको इसको असाइन करना पड़ता है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो हमने यहाँ फंक्शन को कॉल किया, ठीक। अब मैं इसको भी हटा देता हूँ। जैसे ही फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हेलो वर्ल्ड और 5, राइट। तो हमने फंक्शन को कॉल किया तो इसके अंदर ये हेलो वर्ल्ड और ये रिटर्न 5 को एग्जीक्यूट, मतलब इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब मैं इसको किसमें स्टोर कर देता हूँ? इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फंक्शन कुछ भी रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा वैल्यू में। तो देखो, जब भी इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो प्रिंट हेलो वर्ल्ड है ये तो प्रिंट हो जाएगा, बट ये जो 5 वैल्यू है वो इस वैल्यू में असाइन हो जाएगी। तो अभी हमको क्या मिलने वाला है? आउटपुट पे हेलो वर्ल्ड मिलने वाला है, राइट। आउटपुट पर हेलो वर्ल्ड मिलने वाला है। अब ये जो वैल्यू को मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? 5 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और हेलो वर्ल्ड भी मिलने वाला है, राइट। हेलो वर्ल्ड और 5 दोनों मिल गया। अब नन डेटा टाइप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न ना करूं, ये इस वाले पार्ट को हटा देता हूं मैं। अब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, तो सिर्फ प्रिंट करेगा। तो मैं जैसे ही इस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट करूंगा तो फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन कॉल करके ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। बट ये रिटर्न क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है। तो इस वैल्यू में स्टोर क्या होगा? इस वैल्यू में स्टोर होगा नन, और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो नन प्रिंट हो जाएगा। तो हमको आउटपुट में क्या मिलने वाला है? हेलो वर्ल्ड मिलने वाला है और नन मिलने वाला है, ठीक। हेलो वर्ल्ड मिलने वाला है और नन मिलने वाला है। नन का मतलब बेसिक सा मतलब, जैसा जीरो होता है ना मैथ में, जीरो प्रेजेंट करता है कि कोई भी नंबर नहीं है, अब्सेंस ऑफ एनी नंबर्स, एनी नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही नन किसी भी डेटा टाइप के अब्सेंस को प्रेजेंट करता है यहाँ पर, मतलब कि वहां पर कोई भी डेटा टाइप या फिर कुछ भी, कोई भी क्लास नहीं है, राइट। हम लोग कहाँ पर थे? डेफ। एक सेकेंड, हाँ। अब डेल, तो जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो जब हमने किसी भी क्लास का इंस्टेंस बनाया, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाया, तो उसको डिलीट करने के लिए हम डेल कीवर्ड का यूज करते हैं। फिलहाल के लिए हम उस पर डिटेल में नहीं जा रहे। एल इफ, ये इफ एल्स कंडीशन के अंदर आता है, इसको डिटेल में हम देखेंगे जब हम इफ एल्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए एक एग्जांपल के लिए देख सकते हैं। तो इफ का मतलब है जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं होगी तो आगे चला जाएगा, अगली कंडीशन में देखेगा। तो यहाँ पर एल इफ मतलब कि इफ के बाद एल इफ, तो ये वाली कंडीशन को देखेगा, ये अगर ट्रू हो रही होगी तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर दोनों में से कोई भी नहीं हो रही होगी तो एल्स वाले पार्ट पे चला जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक, मतलब कि एज 18 है, अगर मैं एज 13 से छोटी होगी तो चाइल्ड होगा, मतलब चाइल्ड प्रिंट कर देंगे। अगर एज 20 से छोटी होगी तो टीनेजर प्रिंट कर देंगे। अगर एज इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती तो एडल्ट प्रिंट कर देंगे। तो अभी के लिए क्या है? 18 है। 18 का मतलब क्या? 13 से छोटी, मतलब एज 13 से छोटी है? नहीं है। 20 से छोटी है? हाँ। तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए हमको? टीनेजर मिलना चाहिए, राइट। अब मैं अगर इसको 10 कर दूं तो ये पहली बार में ही इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा और आगे जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा? चाइल्ड मिल जाएगा, राइट। और दोनों में से अगर कुछ भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 50, तो अभी क्या मिल जाएगा? एडल्ट मिल जाएगा, राइट। तो ये इफ एल्स और एलिफ का एग्जीक्यूशन था। नेक्स्ट, एल्स हम एक्सेप्ट। अब जब भी हम पाइथन के साथ एरर हैंडलिंग वाले पार्ट में काम करते हैं या फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग का काम करते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज होता है। एक्सेप्ट फाइनली, दो कीवर्ड्स होते हैं और एक और होता है। फिलहाल के लिए दोनों का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कोड लिखा, अब उस कोड में कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ये वाला पार्ट है, ये कोड है, ये एक पार्ट है, जीरो डिवीजन एरर आ सकता है। हम जब भी हम बहुत सारे लंबे ऑपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप जब रो रिड्यूस फॉर्म बनाएंगे मैट्रिक्स की, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आती है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब आप नीचे वाली रो को जीरो कर देते हैं, अब हम उसमें ऊपर से डिवाइड करते हैं तो जीरो एक्सेप्शन, जीरो डिवीजन एरर आती है। तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो जिस कोड को एग्जीक्यूट करना है उस पर हम लिख देंगे इसको ट्राई करो, इसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो। तो हमने ट्राई करने के लिए बोल दिया। अब कहते हैं कि जीरो डिवीजन एरर अगर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी है जीरो से डिवाइड हो रहा है, जीरो से डिवाइड हो रहा है तो जीरो डिवीजन एरर आ रही होगी और हमको बता दो कि जीरो डिवीजन आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो ये बता दो दिस
मतलब कि फाइनली ऊपर वाला एग्जीक्यूट, ये वाला पार्ट हो या ना हो, ये वाला हमेशा ही एग्जीक्यूट होगा। ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, जैसे जीरो डिवीजन एरर आ रही है तो यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये यू कांट डिवाइड बाई जीरो, दिस कोड, मतलब यहाँ पर जो लिखा होगा वो ऑलवेज एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखो, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ और ये वाला तो हमेशा ही एग्जीक्यूट होने वाला है क्योंकि ये फाइनली कीवर्ड के अंदर आता है, राइट। आगे, फॉर एक टाइप का लूप होता है। जब भी हम किसी भी चीज को एक सीक्वेंस में रन कराना चाहते हैं तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। जैसे ये वाला पार्ट है, जैसे ये वाला पार्ट है फॉर आई इन रेंज, तो ये 10 तक फॉर का मतलब है, फॉर एक लूप है जो आई की वैल्यू को लेगा और आई की वैल्यू कैसे बदलेगी, रेंज एक फंक्शन होता है जो हमको रिटर्न करेगा 0 से लेके 9 तक। तो आई की वैल्यू कैसे बदलेगी, पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक बदलने वाली है। तो ये फॉर लूप हो गया। किसी भी लाइब्रेरी को या फिर किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम फ्रॉम कीवर्ड का यूज करते हैं। उस बहुत बड़ी लाइब्रेरी है उसमें से किसी भी पार्ट को इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम लगाते हैं, राइट। अगला, ग्लोबल। ग्लोबल एक कीवर्ड होता है जिसका यूज देखते हैं। देखो, अब हमने किसी भी वेरिएबल को काउंट को डिफाइन किया, कहीं पर मेमोरी हमने काउंट को डिफाइन किया 0, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने काउंट इक्वल टू 0 को डिफाइन किया। अब मैं अगर इस वाले पार्ट को कमेंट कर दूं, कमेंट का मतलब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब देखो क्या होगा, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो हमको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये कह रहा है कि काउंट तो आपने डिफाइन ही नहीं किया। हमने काउंट यहाँ पर डिफाइन किया, फिर उसके बाद हमने फंक्शन को डिफाइन किया। अब हम कह रहे हैं कि काउंट को एक इंक्रीमेंट कर दो, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि ये तो कह रहा है काउंट आपने डिफाइन ही नहीं किया। तो हमको ये बताने के लिए काउंट हम फंक्शन के बाहर एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया है। ग्लोबल का मतलब कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, तो उसके लिए हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं, राइट। तो ग्लोबल कीवर्ड का मतलब है अब ये इस वाले फंक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ से रेफरेंस लेगा और ये मतलब ये आपको बता रहा है कि जो काउंट है ना वो ग्लोबल है, राइट। तो ये इसके अंदर भी काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा और ये जो बाहर वाली काउंट की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। तो ओवरऑल जो काउंट है ना वो चेंज हो जाएगा। इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इंपोर्ट, किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग इंपोर्ट का यूज करते हैं। इन, किसी भी सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक वैल्यू को चेक करने के लिए इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे ये वाला पार्ट है, हमने एक लिस्ट डिफाइन करी, उसमें चेक कर ले कि 12 इन एल, मतलब कि इस लिस्ट में 12 है या नहीं है। तो हमको ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, राइट। इनको रिटर्न कर रहा है ट्रू। फॉर एग्जाम्पल के लिए दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं, 100, क्या 100 एल में है, तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है, राइट। अगला, इस कीवर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है कि वो दोनों के रेफरेंस सेम है या फिर नहीं है। लैम्डा कीवर्ड एक एनोनिमस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। एनोनिमस का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक फंक्शन जैसे ये वाला है, तो हमने एक सम नाम का फंक्शन को डिफाइन किया जो कि कह रहा है, जो कि एक लैम्डा का मतलब फंक्शन का, हमको जैसे नॉर्मली हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो क्या डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। डेफ, हम अगर नॉर्मल फंक्शन को असाइन डिफाइन कर रहे होते तो हम क्या बोलते हैं इसको, इसका जो दूसरा तरीका था वो कि डेफ ऐड करके एक फंक्शन को डिफाइन कर दो जो a बी सी को आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट लेगा और रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न कर देगा a प्लस बी प्लस सी, ये हमको रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये भी एक तरीका है ऐड करके फंक्शन को डिफाइन करने का। बट अगर हम एक लाइन में सिंपल बहुत छोटा सा फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं तो उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लैम्डा फंक्शन हमने डिफाइन किया और ये इस तरह से इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 6 4 8 को ऐड करके हमको वैल्यू दे देगा, राइट। तो हमने क्या किया, सम में क्या करेंगे, एक सम नाम का एक फंक्शन है जिसमें ए बी सी तीन आर्गुमेंट ये लेने वाला, 3 पैरामीटर ये लेने वाला है। उसके बाद उनको क्या करना है, जो हमको इनके साथ करना है, मतलब उनका किस तरह से एग्जीक्यूट करना है उसको आगे हमको लिख देना है, राइट। तो यहाँ पर ये तीनों को रिटर्न करके तीनों को हमको रिटर्न कर देगा। आगे,
नॉन लोकल ग्लोबल की हमने बात करी थी। नॉन लोकल और ग्लोबल में थोड़ा सा डिफरेंट है। ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो किसी भी फंक्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं, और नॉन लोकल को हम एक नेस्टेड लूप के अंदर यूज कर लेते हैं। नॉट एक लॉजिकल ऑपरेटर है। नॉट जस्ट वैल्यू को नेगेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ नॉट, जैसे मैं a इज इक्वल टू ट्रू। अब a की वैल्यू ट्रू हो चुकी है, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अगर प्रिंट a करूंगा तो ये हमको ट्रू दे देगा। ठीक, अब मैं अगर कह दूं नॉट ए, प्रिंट करो क्या, प्रिंट नॉट ए, तो ये हमको क्या देगा, फॉल्स। इसको बस रिटर्न कर देगा, उसको इन्वर्स कर देगा, मतलब कि ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देगा। और के बारे में बात कर चुके हैं, पास के बारे में बात नहीं करिए। तो पास बेसिकली इसलिए हो जाता है कि पास का मतलब कुछ भी मत करो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूं फॉर आई इन रेंज 10, और उसके बाद प्रिंट कर दो, प्रिंट आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। बट उससे पहले मैं एक कंडीशन डालना चाहता हूँ, क्या, कि अगर इफ आई इक्वल टू 2 है तो कुछ मत करो, पास कर दो। ठीक, तो पास कर दो, तो इसका मतलब है क्या होगा, आई इक्वल टू 2 पे कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर एक सेकेंड इसको आगे कर देते हैं। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू अगेन 0 से 9 तक जाने वाली है, और आई की वैल्यू जब भी 2 होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होने वाला, और एज इट इज फंक्शन रन हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्या हुआ, आई इक्वल टू 2 कंडीशन ट्रू हुई, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, और क्योंकि ये वाली कंडीशन ही एग्जीक्यूट हुई थी, मतलब कि इफ आई इक्वल टू 2 होगा तभी इसके अंदर का कोड रन होने वाला है, तो सिर्फ आई मतलब 2 प्रिंट हुआ। मैं इस मैं इस प्रिंट वाले पार्ट को बाहर कर दूं तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, एज इट इज रन हो जाएगा। तो पास कीवर्ड का मतलब क्या हुआ, फिर पास का मतलब है कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा फंडा। पास का मतलब कुछ भी नहीं करना। जब हमको कोई भी कंडीशन के लिए उस वाले लूप को एग्जीक्यूट नहीं करना, मतलब उस कंडीशन में जो कुछ भी लिखा उसको एग्जीक्यूट नहीं करना, तो हम पास लिख देते हैं। सिंपल सा लॉजिक, पास कर दो मतलब कुछ मत करना। आगे रेज, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए रेज, अभी हमने देखा था कि जब भी कोई एरर आ रही है, जो कोई एक्सेप्शन आ रही है, तो उसको रेज कर दो, तो उसके लिए रेज कीवर्ड का यूज करते हैं। रिटर्न हम देख चुके हैं, जब भी फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न करता है तो हम उसको रिटर्न करने के लिए ही उस कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे रिटर्न हमने 5 किया था एक फंक्शन में, कहां पर, ये वाला। अच्छा, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा, अभी हमने किया था ना, हाँ ये देखो, तो हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया, ये तीन तीन आर्गुमेंट ले रहा है, और उसके बाद हमने रिटर्न एबीसी बोल दिया, तो ये जो एबीसी की वैल्यू है उसको रिटर्न कर देता है। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको, एक दूसरा तरीका हो सकता था कि हम बोलते हैं सम इक्वल टू एबीसी, तो हमने एबीसी को जो सम किया वो सम में स्टोर किया, और रिटर्न सम कर देंगे, तो सेम लॉजिक रहने वाला है। ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो क्या करेगा, तीनों का सम करके हमको रिटर्न कर देगा, राइट। ट्राई कैच के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ट्राई कैच क्या करता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए ट्राई पहले तो कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, उसको ट्राई करता है, जब वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता तो हम डिफरेंट कंडीशन को डिफाइन करते हैं। वाइल कीवर्ड है, वाइल एक लूप है जो कि लूप चलाता है। चलो ये भी देख लेते हैं। देखो ये रहा, तो हमने एक a इज इक्वल टू 1 वैल्यू को डिफाइन किया है। उसके बाद हमने कहा जब तक a 20 से छोटा है तब तक क्या करो, a को प्रिंट करते रहो, हर बार a को बढ़ाते रहो। तो हमको क्या मिलने वाला है, जब तक 20 तक छोटा है, मतलब कि 1 से लेके 19 तक वैल्यू हमको मिलने वाली है, राइट। तो ये 1 से लेकर 19 तक हमको वैल्यू मिल गई। तो हमने क्या किया, वाइल एक कंडीशन, जैसा कि हिंदी मतलब होता है जबकि, मतलब कि जब तक, तो a की वैल्यू जब तक 20 से छोटी है तब तक इसके अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करते रहो। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, वाइल के अंदर वाली कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। विद और ईल कीवर्ड, अब विद का मतलब क्या हुआ, ये विद एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए अगेन यूज होता है, जो हम इसको स्किप करने वाले हैं। ईल्ड एक जनरेटर, एक फंक्शन को एज जनरेटर यूज करते हैं, इससे वैल्यू को जनरेट किया जाता है।
फिलहाल के लिए हम इसको भी स्किप करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक कीवर्ड थे जिनके बारे में हमने आज सीखा, कुछ स्पेसिफिक बातें। सबसे पहले केस सेंसिटिविटी। तो कीवर्ड क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। ट्रू और ट्रू दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप, क्योंकि पाइथन में जो कीवर्ड है वो ट्रू के नाम से है, ये वाला पार्ट जो पाइथन में कीवर्ड हम लोग डिफाइन करते हैं ना, ट्रू का वो ये वाला है, तो आप इस ट्रू को यूज कर सकते हैं, राइट। पाइथन के कीवर्ड टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि एक ओपन कम्युनिटी, ओपन सोर्स है, कोई भी आके ऐड कर सकता है इसमें, आप भी चाहे तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं फॉर द टाइमिंग कौन से कीवर्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो आपको सिंपली इंपोर्ट कीवर्ड करना होगा और कीबोर्ड.kw लिस्ट को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कीवर्ड की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। और ये कहाँ गया हमारा पार्ट, ये रहा। इसको एग्जीक्यूट करूंगा सिर्फ कंट्रोल+, तो यहाँ पर ये सारे कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं। इतने सारे कीवर्ड फॉर द टाइम बिंग आज के टाइम में इस पाइथन में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में, पाइथन में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि डेटा टाइप बहुत जरूरी होता है।